नमस्कार साथियों, आज हम दीवानगी की हद तक का एपिसोड 7 देखें। इससे पहले एपिसोड 6 में जो राहत होती है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वंश उसे धीरे धीरे परेशान करता रहता है, बात बात पर उसे पनिशमेंट देता है। उधर वह अपने पिता के कातिल को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेताब है, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। इधर वंश उसको नए कपड़े दिलाने के लिए मॉल जाता है, पर वह उसकी हकीकत को नहीं जानता है कि उसको कैसा कपड़ा चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर आपको सुनना है तो आप हमारे एपिसोड 6 में जाके सुन सकते हैं। आज हम एपिसोड 7 की कहानी आपको सुनाएंगे। वंश राहत की बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देता है। वही राहत को अब समझ आता है कि उसे क्या पूछ लिया, पर फिर भी वह उसी की तरफ देखकर, पर यहाँ पर तो कपड़े बहुत महंगे होंगे ना, हम कहीं और जाके ले सकते हैं, ऐसा कहती है। वंश राहत की बात सुनकर देखने लगता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि राहत को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और वह बात समझाते हुए वंश राहत का हाथ पकड़कर अपने नज़दीक करके उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसी वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। पर डोंट वरी कैंडी, वक्त के साथ साथ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वंश आखिर है क्या। वंश की बात सुनकर राहत को कुछ समझ नहीं आता है। वो सिर्फ उसकी नासमझी में ही देख रही है। तभी वंश अपनी बाइक को पार्किंग एरिया में रखकर राहत जो वहीं पर खड़ी ही थी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उस मॉल में ले जाता है। उस मॉल में जाकर मैनेजर जो पहले से वंश का इंतज़ार कर रहा था वह उसके सामने सर झुका लेता है, पर वंश उन सभी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए राहत को अपने साथ ले जाने लगता है। वही राहत को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वंश के पीछे पीछे मैनेजर के पीछे 10 स्टाफ खड़े थे जो अपना सर नीचे किए हैं उसके पीछे आ रहे थे। राहत को कभी भी ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी, उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह छोटे मोटे दुकान में कपड़े लेने चली जाती थी जहाँ पर उसे कंफर्टेबल कपड़े मिल जाते थे और अपने मनपसंद के। यहाँ पर तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग जो भी जितने खड़े थे वह सब उन दोनों को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से राहत ने अपना सर पूरी तरह से नीचे कर लिया था। वही वंश लेडीज़ सेक्शन में राहत का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उसे कुछ लहंगे दिखाने लगता है। वही राहत उन लोगों को देखकर ना समझने में भी, मेरी शादी नहीं है जो मुझे तुम लेने लहंगे दिखा रहे हो। वंश राहत की बात पर उसके बालों को सहलाता हुआ, शादी आई डोंट लाइक थिंग, हमारी कभी शादी होगी, पर अगर हो भी गई तो तुम्हें ऐसे सस्ते लहंगे पहनने की ज़रूरत नहीं है। वंश की बात पर राहत और लहंगे की तरफ इशारा करते हुए, 9 लाख के लहंगे जिसे तुम सस्ते कह रहे हो, उन्हें लोग महंगे कहते हैं। शायद तुम्हें कुछ गलत कहा होगा, मेरे कान गलत सुन रहे हैं। वंश 2 लहंगों को राहत के सामने करते हुए, मेरे लिए ये सस्ते हैं, फ़िलहाल तुम इनमें काम चला लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लहंगा लाऊंगा। राहत उन लहंगों को देखती है जो बेहद खूबसूरत हैं। एक पिंक कलर का है और एक वाइट कलर का है, जिनकी कीमत उनमें से जब भी देखी तो पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि वाइट वाले लहंगे की कीमत 20 लाख रुपए थी तो वही पिंक वाले लहंगे की कीमत 30 लाख। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर के सिर्फ उन लहंगों को देख रही थी, क्योंकि इतने महंगे लहंगे उसने कभी सोचे भी नहीं थे। राहत पहले उन लहंगों को देखती है, फिर वंश को देखकर हैरानी से, पर मैं लहंगे क्यों पहने, और वह भी इतने महंगे, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। वंश राहत की बात सुनकर वंश पूरी तरह से रिलेटेड हो चुका था। वह एक सांस लेकर उन लहंगों को अपने हाथ में लिए दूसरे लहंगे से राहत को कपड़े अपने हाथ चेकिंग रूम में ले जाते हुए, तुम्हें क्या ज़रूरत है क्या नहीं, यह मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कैंडी,
कहते कहते वंश राहत को चेंजिंग रूम में ले जाकर खुद चेंज रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही उसे ऐसे देखकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर जाओ ना। वंश उन लहंगों को साइड में रखकर दीवार से एक पैर को टेढ़ा करके दोनों हाथ फोल्ड किए, अपना सर दीवार से लगाए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, शो मी वेयरिंग। राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके, व्हाट आर यू माइंड, मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूंगी। वंश राहत का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसके बालों को पीछे करते हुए, तो क्या तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं? अगर तुम यह चाहती हो, आई हैव नो प्रॉब्लम कैंडी। यह सुनते ही राहत जल्दी से अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, पर मुझे तो प्रॉब्लम है ना, मुझे यह सब पसंद नहीं है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू, ऐसा बोलती है। राहत की बात सुनकर वंश अपनी गर्दन को दाएं बाएं करके उसके बालों को पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसकी नीली आंखों में देखकर, ओह रियली, बट आई डोंट वरी, बहुत जल्द तुम कंफर्टेबल हो जाओगी मेरे साथ। यू हैव 5 मिनट्स, अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। कहते कहते वंश राहत को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। वही राहत साफ साफ वंश की बातों में वायरिंग महसूस कर रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी उसका हर सर हिला देती है। तभी वह कुछ सोचते हुए उसके आंखों में चमक आने लगती है और चमक वंश देख लेता है, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती है। राहत अपनी आंखों में चमक लिए, मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें भी अपनी आंखें बंद करनी होंगी। वंश अपनी एक आईब्रो पर ऊपर करके, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? यह सुनते ही राहत अपने गालों पर अपनी एक उंगली को रख कर उसे टेप करते हुए बड़ी मासूमियत से, क्योंकि हाँ, तुम्हारी बातें मानती हो ना, तो तुम भी एक बात मेरी मान सकते हो। कहते कहते अपनी नीली आंखों में बड़ी मासूमियत लिए वंश की तरफ देखने लगती है। वही वंश उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए मुस्कराने लगता है। वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसके बालों को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे करके अपना सर नीचे झुकाकर अपनी गर्म सांसें उसके लिप्स पर छोड़ते हुए, ओह ओके बट 5 मिनट। राहत अपना मुंह खोलकर, क्या 5 मिनट में अपने कपड़े चेंज किए हैं? वंश राहत के लोअर लिप को अपनी टंग से लिक करते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके, मैंने बता दिया है ना, नाउ चॉइसेस। वंश की बात पर ना चाहते हुए भी राहत को अपना सर हिलाना पड़ता है, तो वंश अपनी आंखों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके 1 2 3 नाउ टाइम स्टार्ट। वंश की तरफ देखकर राहत पहले यह देखती है कि सच में वंश अपनी आंखें बंद की हैं कि नहीं। तभी वंश बिना अपने हाथ हटाए, डोंट वरी कैंडी, आई एम नॉट लायर। वंश की बातें ना जाने क्यों राहत को एक अलग सा दर्द दे रही थी, जैसे कि उसकी कुछ चोरी पकड़ी गई हो, पर वह इस पर पूरी तरह से ध्यान ना देकर कपड़े बदलने में लग जाती है। तभी समय टाइम अप होने पर हो आता है, तो वंश अपनी आंखें खोलकर देखता है तो राहत पीछे घूम जाती है। उसकी पीठ वंश के सामने है। वही वंश राहत की कोरी पीठ को देखता है। इस समय राहत नहीं पीछे की नोट नहीं बांधी हुई थी, क्योंकि उसके हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे थे, पर मिरर के सामने खुद को देख रही थी। पिंक कलर का लहंगा उसने पहना हुआ था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। वही वंश राहत के नज़दीक चला जाता है। वह अपनी चिन को राहत के कंधे और गर्दन के बीचों बीच रखकर पीछे से उसकी ब्लाउज की डोरियां बांधते हुए अपनी गर्म सांसें उसके कंधे पर छोड़ते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में, यू आर लकी, यू आर क्यूट कैंडी। कहते कहते वंश उसने डोरियां बांधी हुई थीं। वह नीचे झुककर राहत के सीट पर अपने ठंडे ऊँट को रख देता है, जिससे राहत अपने लहंगों को कस के पकड़ लेती है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तभी वंश की बातों को अपने मन में दोहराते हुए, मतलब
वंश राहत को अपनी तरफ करके उसके बालों को जो उसके लिप्स में बंधे हुए थे उसे निकाल कर डोंट वरी थिंक सिंपल यू आर क्यूट कैंडी यू आर लकी क्योंकि तुम नाइट के कैंडी हो। यह लाइन वंश ने अपने मन में ही कही थी। वह सिर्फ राहत को देख रहा था जो बस उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट देख रही थी जो राहत को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, पर ना जाने क्यों उस मुस्कुराहट को देखकर उसे डर तो लग रहा था जिसकी वजह से उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। तभी वंश की मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है जिससे वंश राहत के बालों को सहलाने हुए जल्दी से चेंज करके बाहर आ जाओ। इस पर राहत सिर्फ उसे ना समझे में देखकर पर वह कुछ नहीं कहती। यूं कहे उसके मुंह से जैसे आवाज़ ही नहीं निकलती क्योंकि उस समय वंश का चेहरा पूरी तरह ठंडा हो चुका था। ना ही उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन है ना ही कुछ और, बस उसकी आंखें उसे एक अलग सी बेचैनी दे रही थी जिससे वह अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वही अब तक वंश रूम से बाहर जा चुका था और राहत वहीं नीचे फर्श पर बैठी अपने चेहरे को अपने घुटनों में डाले आंखें बंद कर लेती है। ना जाने क्यों उसकी आंखों से हल्का सा आंसू आ जाता है जिससे वह जल्दी से पूछ लेती है और कपड़े बदलने चली जाती है। राहत कपड़े बदलने के बाद जैसे ही चेंजिंग रूम में बाहर आ जाती है तो देखती है वंश किसी से गुस्से में बात कर रहा था। उसकी आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही थी पर उसका चेहरा और उसके एक्सप्रेशन राहत यह समझ चुकी थी कि वंश जिससे भी बात कर रहा है उससे बात कम उस पर चिल्ला ज़्यादा रहा है। वही वह वंश चिल्लाते हुए भस्मा काम हो जाना चाहिए। कल तक अगर मॉल सप्लाई नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट सप्लाई करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वंश गुस्से में कॉल कट कर देता है और मोबाइल को अपनी जेब में रख लेता है। वह जैसे ही सिगरेट निकालने वाला था उसकी नज़र राहत पर चली जाती है तो वह अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को फिर से इस बॉक्स में डाले सिगरेट बॉक्स में अपने पॉकेट में डाल लेता है और राहत की तरफ बढ़ जाता है। वही वंश को अपनी ओर आते हुए देखकर राहत की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वह जल्दी से अपना सर नीचे कर लेती है तो वंश उसके नज़दीक आकर उसका झुका हुआ सर अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाते हुए उसके हाथों से कपड़े लेकर बहुत वंश की बात सुनकर राहत अपना सर उसके सीने से ऊपर करके अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके दोनों पर मैंने तो एक ही पहना था तो दूसरा क्यों। वंश राहत के बालों को सहलाने हुए उसकी नीली आंखों को देखकर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट ली है। तुमने उसे छुआ है और मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। दैट्स इज सिंपल कैंडी। बस बात सुनकर राहत तो कुछ बोलने ही वाली थी कि वंश उस पर अपनी सिल्वर आइज से घुमाने लगता है तो राहत छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह नीचे कर लेती है। वही वंश उसका हाथ पकड़कर अपने साथ मूवी थिएटर की तरफ ले जाता है। वही राहत मूवी थिएटर को देखकर हैरानी के साथ आप यहाँ पर क्या है। वंश हॉरर मूवी की टिकट हाथों में लेते हुए सोचा क्यों नहीं हम दोनों आज एक साथ आए हैं तो एक डेट से ही बना सकते हैं। राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके एक डेट, बस हॉरर मूवी के सेक्टर की तरह जाते हो। राहत यस डेट। वंश बात सुनकर राहत हैरान सी है पर हम दोनों कपल बन जाते हैं और डेट पर कौन हॉरर मूवी दिखाता है। मुझे हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देख सकती। वंश राहत को अंदर ले जाते हुए उसे चेयर पर बैठाकर खुद उसके साइड में बैठ जाता है। उसके हाथों में पॉपकॉर्न थे जो वह दोनों के बीच में रख लेता है। राहत सिर्फ और सिर्फ वंश और को ही देख रही थी। उसे उसके सवालों का जवाब चाहिए था। तभी वंश राहत के बालों को उसके कानों के पीछे करके उसके कान में अपनी गहरी आवाज़ में मैंने कहा कि हम कपल हैं। यह सुनते ही राहत न समझी है, मतलब मैं कुछ नहीं समझी। वंश सामने देखता है जहाँ पर मूवी स्टार्ट होने वाली है तो वंश मूवी देखते हैं। वंश मूवी को देखते हुए ज़रूरी तो नहीं है कि कपल ही डेट पर आए। अगर तुम यह चाहती हो तो आई डोंट। कहते कहते वह पॉपकॉर्न खाने लगता है।
वही राहत वंश की बात सुनकर सामने देखते हुए, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने का। वंश जो पॉपकॉर्न खा रहा था, राहत की बात सुन कर के अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी अजीब तरह से उसे देखकर, मुझे नहीं है तो फिर किसी और को बनाने का शौक है क्या कैंडी? उसकी ना जाने बातें राहत को डरा रही थी। उसके बोलने का तरीका राहत को कुछ हजम नहीं हो रहा था। वह सामने देखकर अपनी बातों का जब कोई जवाब नहीं देती है तो वंश राहत को बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है। जो घबरा रही है उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों ही मूवी देख रहे थे, पर बीच में मूवी के एक कॉस्ट आने की वजह से राहत को डर सा लगने लगा था। वह जल्दी से वंश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर चिल्लाने लगती है। राहत के ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाने से बहुत सारे लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। तो वंश हम सभी पर ठंडी नज़र डालते हुए फिर वंश राहत को देखता है, फिर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे राहत को बहुत अजीब लग रहा था। वह जैसे ही खड़ी होने वाली थी कि वहाँ पर उससे गोश्त की आवाज़ आने लगती है, जिससे राहत फिर वंश के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। इसी का ही फ़ायदा उठाकर वंश राहत की कमर को कसकर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत वंश से और चिपक जाती है। दोनों में हवा आने तक की जगह नहीं थी। मूवी तो चालू थी ही, पर राहत अपना चेहरा एक भी बार वंश के सीने से नहीं निकालती है। वह इतना डर जाती है। दूसरी तरफ एक कपल उन दोनों को ही देख रहे थे। उन दोनों की पीठ उसकी तरफ थी, पर वह लड़का बार बार वंश की पीठ को ही देख रहा था। कभी उसके साइड में बैठी हुई लड़की उससे देखते हुए देखकर, वड़ी क्या हुआ, तुम वहाँ किसे देख रहे हो? वह लड़का गौर से वंश की पीठ को देखकर कुछ सोचते हुए, ऐसा क्यों लग रहा है कि वह वंश है? वंश का नाम सुनकर वह लड़की ना समझे। मैं उस लड़के की तरफ देखकर, केविन, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? या वंश कौन है? केविन सामने वाले कपल को देखते हुए, धारा, मैंने बताया था ना मेरे भाई के बारे में, वही मेरा छोटा भाई वंश। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वह वही है। यह सुनकर धारा सामने वाले कपल्स को देखने लगती है। दोनों ही उसे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तब तक मूवी भी कंप्लीट हो चुकी थी। जब वंश सिनेमा हॉल से बाहर आता है तब केविन वंश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। केविन वंश को ऊपर से नीचे देखकर, वंश, क्या यह तुम ही हो? कहते कहते केविन गौर से वंश के सिल्वर आइज को देखने लगता है, जिसमें पहले की तरह ही उसे आज भी डर लगने लगता है। वह जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेता है। वही वंश जब केविन को देखता है तो वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके, क्या बात है, आज तेजपाल का चमचा मेरे सामने? लगता है बाप ने पैसे नहीं दिए हैं तो आ गए हो मेरे पास भीख मांगने के लिए। वंश की बदतमीजी भरी बातें सुनकर केविन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। पूरे 22 साल के बाद वह वंश से मिल रहा है। ऊपर से जब उसे रवि ने वंश की पिक्चर्स दी थी तब जाकर वह वंश को अच्छे से देख पा रहा था। वह बहुत एक्साइटेड था वंश से मिलने को। जब वो उसने पहली बार वंश को देखा तो ना जाने क्यों उसके दिल में खुशियाँ आने लगीं, पर जैसे ही उसकी बदतमीजी वाली बातें सुनी तो उसकी पूरी एक्साइटमेंट बदल गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही राहत भी कुछ काम हैरान नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसके सामने जो लड़का है, आखिर वंश ऐसी बदतमीजी भरी बातें क्यों कर रहा है। तभी केविन वंश की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज़ में, तुम्हारा भाई हूँ मैं, वो भी बड़ा, थोड़ी भी रिस्पेक्ट दो, पूरे 22 साल के बाद मुझसे मिल रहे हो। भाई सुनकर राहत के मानो होश उड़ गए थे। वह हैरान से वंश को देखती है तो कभी केविन को देखती है। तभी वंश अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर अजीब सी मुस्कुराहट लिए, तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं तो तुम्हें भाई कहकर बुलाऊंगा? एक बात अच्छे से अपने इस छोटे से दिमाग में रख लो कि मेरा रिश्ता तुम्हारे बाप से 22 साल पहले ही टूट चुका है। बेहतर यही होगा कि अपनी औकात में रहो और मेरे रास्ते से हटो।
मुझे तुम्हें देखकर अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। इतना कहकर वो एक नज़र धारा पर डालता है, जिससे धारा की बॉडी कांपने लगती है। अपनी नज़र फेर कर वहाँ से राहत का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही धारा हैरानी से वंश को जाते हुए देखकर, आखिर तुम्हारे भाई, ऐसा क्यों? मतलब मुझे तो उसकी आंखें देखकर भी बहुत डर लग रहा था, और उसकी बातें। केविन वंश राहत को जाते हुए देख रहा था। वह राहत को देखकर किसी गहरी सोच में चला जाता है। तभी धारा उसके कंधे को हिला देती है तो वह अपने होश में आ जाता है। वह धारा को देखकर अब उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दूसरी साइड से उसे अपने साथ ले जाते हुए, पता नहीं बचपन में कुछ हुआ था, वैसे भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि छोटा इतना बदतमीज होगा, पर क्या कर सकते हैं, यह बचपन से ही ऐसा है। मुझे लगा कि अब बदल गया होगा, पर धारा केविन की तरफ देखकर हैरानी से, पर ऐसा क्यों किया? और वह लड़की उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारे भाई की गर्लफ्रेंड है। केविन एक नज़र पीछे देखता है तो वंश राहत का हाथ पकड़कर उस पाने के साथ खींच कर ले जा रहा था। वह यह सब देखकर धारा को उसके साथ ले जाते हुए, हमें जितना हो सके उतना उससे दूर रहना चाहिए। वैसे भी यह छोटे की ज़िंदगी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यह सुनकर धारा कुछ नहीं कहती है, बस मुंह फूल जाता है। मतलब सच में तुम भाई ही ऐसे हैं? पर मुझे सबसे ज़्यादा तो उस लड़की के लिए बहुत दया महसूस हो रही है। बेचारी कैसे तुम्हारे उस भाई के साथ रहती होगी। मैं पहली बार मिली हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है। वह तो उसके साथ है, वह तो कितना डरेगी पता नहीं। कहते हुए धारा बड़ा उदास भरा चेहरा बना लेती है। उसे देखकर केविन उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे धारा का सर केविन के सीने से लग जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसके सर को सहलाते हुए उसे चूमने लगता है। तो केविन धारा के गालों को सहलाते हुए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी और के बारे में मुझसे बात करो। वैसे भी वो उसकी ज़िंदगी है, उसे जो करना है वह करे। अब मेरे भाई को कैसे हैंडल करना है या उस लड़की का प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। तुम यह सोचो कि आज तुम मुझसे कैसे बच पाओगी। कहते हुए केविन धारा की तरफ एक शरारती भरी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। उसे देखकर धारा अपनी नज़रें फेर लेती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह देखकर केविन उसके चेहरे के बेहद नज़दीक जाकर उसकी आंखों में देखकर, आई लाइक योर वुशिंग फेस। कहते हुए केविन धारा की नोज़ को पिंच करते उसे अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी तरफ राहत सिर्फ वंश को देख ही रही थी। वह कुछ सोचकर अपनी आंखें बड़ी करके वंश की तरफ बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर, तुम्हारा तो वह भाई है ना? अपने भाई से कोई ऐसे बात करता है? तुम्हें पता है तुम बहुत नसीब वाले हो, तुम्हें भाई मिला है। तुम्हें पता है कि सिंगल चाइल्ड रहना कितनी मुश्किल होता है। नहीं कोई खेलने वाला होता है, ना ही कुछ और। तुम तो सच में बहुत बुरे हो। वंश राहत की बकवास भरी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वह अपनी ठंडी आवाज़ में, कैंडी, इट इज़ बैड मैनर। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना चाहिए? यह सुनकर राहत अपनी आंखें छोटी करके मुंह बनाते हुए, मैं तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें तो मैं बस तुम्हारे भाई के बारे में बता रही हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में जानने का कोई शौक़ नहीं है। वंश राहत के पास बात सुनकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे झुका। राहत की नीली गर्दन आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से, गुड, तुम जितना मेरे बारे में ना जानो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कैंडी। जिस दिन तुम्हें मेरे बारे में पता चला उस दिन तुम सोचो नहीं पाओगी तुम्हारे साथ क्या होगा। वंश की बातें कुछ ऐसी अजीब थीं जिससे राहत के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था वंश को। वही वंश की सिल्वर आइज को देखकर अंदर तक कांप उठी थी। वह अपनी नज़रें पूरी तरह से दूसरी तरफ कर लेती है। तभी वंश उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है
और बिना देर किए उस सॉफ्ट एंड डेलिकेट लिप्स पर अपने हार्ड लिप रख देता है, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा है। जब उसे यह सब समझ में आता तो वह वंश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ खड़ा जितने भी लोग थे वह सभी उन दोनों को देख रहे थे, जिससे राहत को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगा था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, गुस्से में या शर्म से यह तो नहीं पता था, पर उसके आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिनमें आंसू भर आए थे। आज पहली बार उसके हाथ यह सब हो रहा था। वही वंश को तो जैसे इसके बात का कोई फर्क ही नहीं था। उससे दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीछे लगा लेता है, जिससे राहत उसको बेहद नज़दीक आ जाती है। दोनों का सीना एक दूसरे को प्रेस कर रहा है। जब वंश यह महसूस करता है कि राहत को अपना मुंह कस के बंद कर लिया है, तो वह राहत के लोअर लिप को बीट कर देता है, जिससे न चाहते हुए भी राहत को अपना मुंह खोलना पड़ता है, जिसका फ़ायदा वंश उठाकर अपनी टंग को राहत के मुंह के अंदर स्लाइड कर देता है। वह उसके पूरे मुंह को एग्जामिनेशन करने लगता है, साथ ही साथ उसके टंग को संग भी करने लगता है। जब वह यह महसूस करती है कि राहत को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसे छोड़ देता है। वह से छोड़कर चारों तरफ वो अपनी ठंडी नज़रों से देखने लगता है। जो नज़र उन लोगों को देख रही थी, वह नज़रें अब नीचे झुक चुकी थी। कुछ ऐसा बंस के सिल्वर आइज़ में जिसे इंसान खुद ही डर जाता था। वही राहत जब खुद को नॉर्मल महसूस करती है, तो अपनी नीली आंखों में मोती जैसे आंसू लिए वंश को देखकर बड़ी रुआसी आवाज़ में, आप बहुत बुरे हो। आपने मुझे सबके सामने किस किया। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कहते हुए राहत रोने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर वंश एक गहरी सांस लेकर नीचे झुक जाता है। पूरा हाथ आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछकर उसके सर को उसके सीने से लगा लेता है। वंश राहत को बालों को सहलाते हुए शांत मगर शर्द आवाज़ में, अपनी नज़र मुझ पर से फेर रही। यही पनिशमेंट है कैंडी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी की आंखों में देखूं और वह आंखें मुझे नज़रें फेर लें, खासकर तुम्हारी नीली आंखें जो मेरे लिए सबसे खास हैं। इरादे से अगर तुम्हारी यह नज़रें आइंदा से अगर तुम्हारी ये नज़रें मुझसे हटकर दूसरी जगह गईं, तो वंश हर एक बात राहत के दिल की धड़कन को पढ़ रही थी। प्यार से नहीं बल्कि डर से, ऐसा डर जो राहत की धड़कनों में बस चुका था। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, अपनी मुट्ठियों में वंश के टी शर्ट को कस कर पकड़ लेती है। वही वंश राहत के बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को ऊपर कर उसके गालों को अपने एक हाथ से पकड़कर बड़ी मासूमियत सी शक्ल बनाकर, क्या मेरी कैंडी को भूख नहीं लगी? चलो हम दोनों कुछ खाते हैं। वंश की बात सुनकर राहत कुछ नहीं कहती है। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वंश एक पल के लिए तो शैतान बन जाता है, दूसरे ही पल एक मासूम बच्चा जिससे राहत को कुछ भी समझ नहीं आता है। वह बस अपना सर हाँ में हिलाकर उसके साथ चली जाती है। जब दोनों ही फूड सेक्शन में चले जाते हैं, तो वंश एक चेयर पर राहत को बैठा देता है और खुद उन दोनों के लिए खाना लाने के लिए चला जाता है। वही राहत वहाँ बैठी लड़कियों की बातें सुन रही थी, जहाँ पर एक लड़की वंश की पर्सनालिटी पर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वह दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में रखकर ऐसी आशियाना अंदाज में, हाय क्या लड़का है यार, सच्ची अगर यह मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मेरी ज़िंदगी बन जाती। तो वही दूसरी लड़की भी अपने सीने पर हाथ रखकर बड़ी आशियाना अंदाज में, सच में यार मेरा अगर बॉयफ्रेंड होता तो मैं किसी के साथ पास नहीं भेजती। सच में यह लड़की बहुत लकी है जिसे इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिला है। और पर्सनालिटी तो देखो, लड़की अपनी जान देने के लिए भी पागल हो जाएंगी। राहत उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। उसे बहुत हंसी आ रही थी, उन लड़कियों पर नहीं बल्कि खुद पर। आखिर आए भी क्यों ना। दोनों लड़कियां बस पर्सनालिटी देखकर यह गैस कर रही थी, हाँ वह लड़का हैंडसम है,
पर यह नहीं सोचती कि वह लड़का हैंडसम के साथ साथ एक गुड बॉय भी है क्या। राहत वंश की पीठ पर देखकर खुद से ही, चाहे यह कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, पर यह बिल्कुल भी गुड बॉय नहीं है, बल्कि बैड बॉय का भी बाप है। जब से ज़िंदगी में आया तब से पूरी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी मेरी। ना मुझे अच्छे से फ्री होने देता है, ना ही अकेले आराम के साथ सोने देता है। और क्या कर सकते हैं। लकी, कौन लकी है। मुझे तो यह किसी और के पास गई यही अच्छा होगा। काश कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इस मिस क्रेपी को मेरी ज़िंदगी से ले जाए, तो उसकी ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी शुक्रिया गुजार रहूँगी। कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा क्रेपी, नो नो नो, ऐसा राहत कहती है। राहत खुद में ही बातें कर रही है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि काश वंश उसके नज़दीक आकर उसकी साइड वाली चेयर पर बैठा हुआ है। वंश राहत को खुद से ही बातें करते हुए देखकर उसके कंधे को हिलाते हैं, जिससे राहत अपने होश में आ जाती। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम कब आए यहाँ। वंश अपने दोनों हाथों को आपस में उलझा है, बस उन पर अपना चेहरा रखकर अपनी शांत आवाज़ से राहत को देखकर, जब तुम अपने मन में मेरे बारे में सोच रही थी कैंडी, इतना प्यार मत करो मुझसे, कहीं तुम्हारे पीछे पागल ना हो जाऊं। वंश बात पर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, प्यार भाभी तुमसे बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी नहीं कर सकती। वंश अपने चेहरे पर तेज मुस्कुराहट लाकर बड़ी अजीब तरह से देखकर, ओह रियली कैंडी, अपनी बात पर कभी मुकर मत जाना। राहत न समझी मैं अपनी बात पर क्यों मुकरूं। वैसे भी मुझे अगर प्यार नहीं है तो नहीं है। राहत की बात पर वंश कुछ नहीं करता। उसके सामने 2 प्लेटें आगे हैं, जिसमें जो पिज्ज़ा है राहत का फेवरेट है वह रखा था। वही राहत पूरी हैरानी के साथ वंश यह देखकर, तुम्हें कैसे पता मुझे पिज्ज़ा पसंद है। वंश राहत के मुंह के सामने पिज्ज़ा का एक वाइट आगे कर बड़ी मिस्टीरियस ट्विन में, कैंडी तुम जितना खुद को नहीं जानती हो उससे ही कई गुना मैं तुम्हें जानता हूँ। वंश की बातें मानो राहत के सर के ऊपर जा रही थी। वह बिना कुछ बोले बस पिज्ज़ा खाने में लग जाती है। वह पहले वंश के हाथों से वाइट को खा लेती है, फिर अपना पिज्ज़ा खाना स्टार्ट कर देती। वही वंश अपनी गर्दन टेढ़ी करके राहत को देखने लगता है। वह बस उसे खाते हुए अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे अभी भी राहत को अपनी आंखों में कैद कर ले। वही राहत के जस्ट साइड वाली चेयर पर एक लड़का अपने हाथों में मोबाइल लिए उससे राहत की कुछ वीडियो बना रहा था। उस लड़के को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह राहत की कोई अच्छी तो वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा था। उसका मोबाइल नीचे की ओर था, जिससे राहत का सीना उसके वीडियो में दिख रहा था। राहत में फुल नेक टी शर्ट पहनी हुई थी, पर वह शर्ट स्क्रीन टाइप में थी, जिसकी वजह से उसका चेस्ट का पूरा साइज शेप दिख रहा था। वही वंश जो राहत को खाना खाते हुए देख रहा था, जैसे ही नज़र उस लड़के पर जाती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, जो हद से ज़्यादा डरावना देखने में लगता है। वह अपनी सिल्वर आइज़ में हद से ज़्यादा कोल्डनेस लिए हुए लड़के को देखता है। जैसे ही वह लड़का वंश की सिल्वर आइज़ को देखता है तो उसके हाथों से मोबाइल छूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरे पर एक पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह अपने मोबाइल जल्दी से अपने हाथों में ले अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खाना खाने लगता है। वहीं अब तो वंश उसे नज़र ही नहीं हटा रहा था, जिसे महसूस करके वह लड़का बिना देर किए खाने का बिल पे कर वहाँ से फटाफट निकल जाता है। वह लड़का बिना देर किए वॉशरूम में आ जाता है। वह अपने हाथ वॉश बेसिन धो ही रहा था। वो खुद से ही डरी हुई आवाज़ में, साला कौन था क्या पता, पूरा डरा दिया। उस लड़की का वीडियो भी अच्छे से नहीं बनाने दिया। क्या माल थी साली, एक दिन अगर रात में मिल जाए तो साला मज़ा ही आ जाता। और वह लड़का साले में क्या था पता नहीं। उसकी आंखें देखकर मेरी जान पूरी तरह से निकल गई। अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता। फिर अपनी जेब से रुमाल को निकाल कर उससे हाथ पोंछता है। साला वह लड़की मतलब माल थी, अगर मिल जाती तो पूरी ज़िंदगी भर ऐश करता।
उसे मार्केट में अगर बेचा जाए तो और भी ज़्यादा पैसा मिल जाता। वो लड़का खुद से ऐसी बातें कर रहा था, साथ ही साथ राहत के फिगर्स की इमेजिन कर रहा, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब अजीब एक्सप्रेशन आने लगता जो बेहद ही घटिया दिख रहे थे। तभी उसे पीछे से ठंडी आवाज़ में, अच्छा ऐसा कितना पैसा तुम मिलेगा, मुझे भी तो सुना दो। वो लड़का जैसे ही वह ठंडी आवाज़ सुनता है तो वह लड़का पीछे देखता है तो सामने वंश अपने पैर को क्रिस में लिए हुए उसी लड़के को अपनी ठंडी आंखों से देख रहा है। वह लड़का जैसे ही वंश को देखता है तो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, तुम कौन हो और किसके बारे में बात कर रहे हो। वंश उस लड़के के बहुत नज़दीक आने लगता है। वह जस्ट उससे एक कदम की दूरी पर खड़ा होकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ जिसकी तू बात कर रहा है, मुझे भी बता दे ऐसे कितने पैसे मिलेंगे। उस लड़के को लगता है कि शायद वंश को उसे लड़की को बेचना है, तो उसकी वजह से यह अपने चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट लिए, देखो भाई तुम्हें उस लड़की को बेचना है तो बता दो, अच्छी खासी रकम तुझे मिल जाएगी। तभी वंश उस लड़के के सीने पर अपना पैर रखकर, अपने होठों पर सिगरेट रखकर उसे जलाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, मुझे तुझे जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं लोगों में क्या नशा करते हैं जो खुद मौत के नज़दीक आ जाते हैं। कहते हुए वंश यहाँ से उस लड़के के चेहरे पर जोर से लात मारता है जिससे उस लड़के की गर्दन पूरी तरह से फट जाती है। उसका खून फर्श पर बहने लगता है तो वंश देखकर बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए वहाँ से चला जाता है। वॉशरूम के डोर पर खड़ा होकर अपने पीछे कर, वी विल मीट अगेन इन हेल कहते हुए वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। वंश के जाने के बाद एक लड़का आ जाता है वॉशरूम में। जैसे ही वह वॉशरूम में उस लड़के को खून से लथपथ देखता है तो चिल्लाकर बाहर सिक्योरिटी को बुलाने चला जाता है। मॉल में हल्ला मच चुका था, सभी को यह न्यूज़ मिल चुकी थी कि वॉशरूम में कोई लड़का मर चुका है, जिसकी वजह से पुलिस भी वहां आ चुकी थी। वही राहत जो अपना पिज्ज़ा खाने में मगन थी, जैसे ही लोगों की बातें और वहां पर भाग दौड़ देखने को लगती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह खुद से ही अब क्या हुआ, यह सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे कोई सर्कस का जोकर आ गया। तभी वंश राहत के हाथों में जो पिज्ज़ा का वाइट था उसके हाथों में पकड़कर अपने मुंह के अंदर डालते हुआ, सर्कस का तो पता नहीं पर हाँ वॉशरूम में डेड बॉडी मिल चुकी है। कहते कहते वंश राहत को अपनी शांत आंखों से देखने लगता है। वही राहत अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से चिल्लाकर, क्या डेड बॉडी, वह भी वॉशरूम में। वंश अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर अपने कानों पर एक हाथ रखकर, कैंडी व्हाट आर यू डूइंग, मेरे कान गर्दन दर्द करने लगे तुम्हारे चिल्लाने से। राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम्हें मेरे चिल्लाने की पड़ी है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है पता है, तो तुम ऐसे कैसे रिएक्शन दे सकते हो। वंश बड़े आराम के साथ पिज्ज़ा का वाइट खाते हुए, सो व्हाट कैंडी। राहत वंश की बात सुनकर पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। वह गुस्से में, आर यू फंकिंग, यू आर माइन, बस जो पिज्ज़ा खा रहा है। राहत की बात सुनकर अपनी ठंडी आंखों से राहत की नीली आंखों में देखकर, वेयर इज़ योर डिसिप्लिन माई कैंडी। कहते कहते वह पिज्जे के बाइट को वहीं पर रख कर राहत का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए, मिस्टर आप बाहर नहीं जा सकते। बस सिक्योरिटी की बात सुनकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, ओह रियली। सिक्योरिटी बस की ठंडी आंखों को देखकर एक पल के लिए तो कांप उठता है, फिर भी वह गहरी सांस लेकर, यस सर, हमें कहा गया है कि कोई भी मॉल से जाना नहीं चाहिए, आपको तो पता है यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। इससे आगे सिक्योरिटी कुछ कह पाता कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। वह सिक्योरिटी को साइड में करके खुद वंश के सामने अपना सर झुकाकर, सॉरी बॉस, इसे पता नहीं है कि आप कौन हैं, आप जा सकते हैं। तभी
मैनेजर वैसे ही सर झुकाए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके वंश को देखती ही, कभी उस मैनेजर को तो कभी अपने हाथ को, जो वंश ने कस के पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह अपनी कलाई को ही तोड़ने वाला था। जब राहत बाहर जाती है तो एक बार फिर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेती है, क्योंकि सामने एक ब्लैक लग्जरी स्पॉट कार थी। उसे देखकर राहत वंश को देखने लगती है। उसके हाथ न जाने क्यों कांपने लगते हैं, जैसे कि कुछ तो गलत है। उसे या तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या उसके अंदर एक अलग सी ही बेचैनी हो चुकी थी। वही आसपास के लोग उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि सबसे लग्जरी कार जो वहाँ पर मौजूद थी, जिसके सभी की नज़र राहत पर चली जाती है। उन सभी को देखकर राहत अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। वह अपनी आंखें नीचे कर लेती है तो कार का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे वंश बिना देर किए कार के अंदर राहत को बैठाकर खुद बैठ जाता है। वंश कार चला रहा था, राहत विंडो से देख कर रही थी। दोनों के बीच शांति थी, पर राहत साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि वंश अपने डेडली आइज से राहत को देख रहा है, जिससे राहत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वह अपने हाथों को ऊपर से उलझा लेती है, जैसे खुद को शांत कर रही है, पर वह एक बार भी वंश की तरफ देखती नहीं है। यूँ कहे उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सिर्फ वह विंडो से बाहर देखने का बहाना कर रही थी। वह बीचों बीच में तिरछी नज़रों से वह उसे भी देख रही है। यह वंश अच्छे से देख पा रहा था कि स्माइकी कर रहा था। वह अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगता, पर राहत पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह आंखें बंद करके खुद को शांत करने में लगी है। जैसे ही वह यहाँ पर है ही नहीं, देखते ही देखते कार रुक जाती है। जैसे ही राहत अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने अपार्टमेंट को देखकर एक गहरी सांस लेती है। वह दरवाज़ा खोलने लगती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है। वह कोशिश करने के बाद वह थक जाती है और अपनी जगह पर शांत बैठ जाती है। राहत बिना वंश के तरफ देखे अपना सर झुकाए अपनी शांत आवाज़ में ओपन द डोर। वंश अपनी शांत आंखों से राहत को देख कर वाय। राहत अपनी आंखें हैरानी सी बड़ी करके, मुझे जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं है। वंश राहत की बात पर उसकी कलाइयों को कस के पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। वह उसकी गर्दन को कस के पकड़कर उसके चिन को अपनी उंगलियों से रब करते हुए, ओह रियली कैंडी, तुम मेरे कैद से आज़ाद हो सकती हो। वंश की बातों को में राहत को एक अलग सा पागलपन नज़र आ रहा था। ऊपर से उसे दर्द भी हो रहा था, जिससे उसकी आंखों में पानी आने लगता है। वह वंश को अपनी नीली नीली आंखों में मोती जैसे आंसू लिए देखने लगती है। वंश राहत के आंसुओं को देखते हुए बड़ी मासूमियत सी शक्ल बनाकर, यू क्राइंग कैंडी। वंश की बातों पर राहत अपनी दर्द भरी आवाज़ में, यू हर्टिंग मी। वंश राहत के गले को छोड़कर उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर, व्हाट कैंडी, यू हर्ट मी मोर, आई पनिश यू, यू डोंट हैव डिसिप्लिन। यह सुनते ही राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, वाह आर यू। राहत अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले वंश राहत के मुलायम ओठ पर अपनी उंगली रखकर अपनी ठंडी आवाज़ में, साफ कैंडी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे डोंट रिस्पेक्ट करे, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। कहते हुए वंश राहत की नीली आंखों में देखने लगता है, जिससे राहत के पैर पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं। वही वंश राहत को ऐसे देखकर उसके गालों को सहलाते हुए, डोंट वरी कैंडी, फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, पर जब वक्त आएगा तो तुम्हें। कहते हुए कार का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे राहत दरवाजे की तरफ देखने लगती है। राहत जब यह मासूम महसूस करती है कि वंश ने उसे छोड़ा है, तो वह बिना देर किए कार से उतरकर चली जाती है। चली ही नहीं बल्कि भागने लगती है। वहीं पर स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखकर राहत को जाते हुए देखकर अजीब सी मुस्कुराहट ली, कैंडी कैंडी कैंडी, माई इनोसेंट कैंडी, सच में लगता है कि तुम इस नाइट के कैग में आने से खुद को रोक पाओगी।
चलो तुम्हारे लिए लेट्स प्ले विथ फायर। ये आग दोनों में से किसी को तो शांत कर देगी। कहते हुए वंश पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी भी उस कार में बहुत ही क्रेपी साउंड कर रही थी। किस्मत से राहत उस समय वंश के साथ नहीं थी। अगर होती तो शायद वह भी बेहोश हो जाती। वही वंश तो चला गया, पर अब आगे क्या होगा राहत के साथ? यह आग का खेल है। अब कौन इसे जलाएगा और कौन इससे खेलेगा? क्या राहत वंश से आज़ाद हो पाएगी? वंश ने आग का नाम लिया है, क्या वो उसे उसमें जलाएगा? इस सारी चीज़ों के लिए आपको एपिसोड 8 देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड 8 में हम आगे की कहानी को सुनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम नेक्स्ट स्टोरी अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।